हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के प्रैक्टिस सेट सॉल्व। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 7 नंबर का होने वाला है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करी है और मुझे उम्मीद है कि वो 6 के 6 प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व करे होंगे। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है, तो 7 प्रैक्टिस सेट में आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया होगा कि सब में आपको अलग-अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। अलग-अलग क्वेश्चंस इसलिए कि आपके जो मैथमेटिक्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टाइप हैं जो मैथमेटिक्स है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? रिवाइज़ हो जाएगा। जितने प्रैक्टिस सेट हम करेंगे 30 से 35। तो हम सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर ले रहे हैं और हम 500 प्लस पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब एग्जाम में आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है? तो एक अंतिम कोशिश और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सभी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद बाद में ही वीडियो को आगे बढ़ाना है। पहले जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर वापस वीडियो चला के आगे देखिए। ठीक है? इसी तरीके से आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और उसके बाद में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की पहले क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर दें। कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इस 20 संख्याओं का औसत कितना है? 32। तो टोटल हुआ कितना? जब 20 संख्याओं का योग है वो कितना हो जाएगा? 32 गुणा 20, ये तो होगा। तो कितना हो जाएगा? 32 गुणा 20 करेंगे तो हो जाएगा 32 दूनी 64, 64 यानी कि 640। ये हो गया टोटल। अब क्या बोला है कि यदि दो संख्या 29 और 31 है, तो दो संख्या कितनी है? 29 और 31। 29 प्लस 31, तो ये 29 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 60। जब इसमें से 60 को माइनस कर देते हैं, तो शेष संख्या कितनी बचेगी? जब 20 थी टोटल संख्या, उसमें से दो संख्या है 29 और 31। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तब होता है सम 60। अब इस 60 को 640 में से माइनस कर देंगे तो 500, 500 और कितना बचेगा? 580 ही तो बचेगा। तो जब 580, ये कितने संख्याओं का योग है? 18 संख्याओं का योग है। जब 18 संख्याओं का योग 580 है, तो उनका औसत निकालने के लिए कितने का भाग देंगे? 18 का ही तो भाग देंगे। तो 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 18 से 18 तिया 54, बचेगा कितना? 4। 4 के पास 0, 40। 40 में 18 का भाग 2 बार, यानी कि 32 पॉइंट 2 बार जाएगा 36, 4 बचेगा फिर 40, फिर 2 2 2 ऐसे ही आएगा 32.22 आंसर आएगा। आपको 2 दशमलव तक पूछा है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही उत्तर देना है, तो 32.22 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सबको समझ में आ गया? 20 संख्याओं का औसत 32 दे रखा है, तो 20 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा? तो वो योग हो जाएगा 640। उसमें से दो संख्या हैं वो 29 और 31 है, तो दोनों संख्याओं का उनका योग हो जाएगा 60। अब दो संख्याओं को जब 20 संख्याओं में से घटा देंगे, तो आपके पास में बचेगी कितनी? 18 संख्याएं। तो 18 संख्याएं, उनका योग कितना बचेगा आपके सामने? 580। और 580 को जब 18 से भाग देंगे, तो जब 18 संख्याओं का औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जो बची है संख्या, शेष संख्या है, उनका औसत आपके सामने निकल कर क्या आएगा? 32.22। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात 5:6 है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये मूलधन है और ये आपका अमाउंट है, राशि है। प्रिंसिपल लिख देता हूँ, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, और ये हो गया आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। भाई साहब, जब ये तो आपका मूलधन है प्योर, अब ये क्या है? मिश्र धन है। अब मिश्र धन में क्या होता है? आपका ब्याज भी ऐड हो जाता है ना। तो ब्याज ऐड होने के बाद में ये अमाउंट, ये 5 है तो 5 तो ये भी होगा, लेकिन 5 नहीं है, ये कितना है? 6 है। तो इसमें एक ज्यादा है, एक ज्यादा है मतलब ब्याज कितना आपका मिला? 1। जब 5 राशि पर 5 का अपना मूलधन है, मूलधन पर एक एक यूनिट का ब्याज मिलेगा, तो आपका ब्याज
मिलेगा कितना, एक्चुअली में कितने प्रतिशत ब्याज है, तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 20 बार, यानी कि 20% आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज दर होगी कि नहीं होगी। नहीं समझे आप, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सही से ध्यान से पूरा देखें। देखिए आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा है और ये है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है। ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। तो जब अमाउंट है आपका, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन आता है। हमेशा प्रिंसिपल है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस उसमें जो ब्याज आता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो भी है वो उसको जोड़ देते हैं, तब जाके तो अमाउंट आता है, तब जाके तो अमाउंट आता है, ये अमाउंट ही तो है। तो अमाउंट आता है, तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन आप में जब मूलधन है 5 है और मिश्र धन कितना है 6 है, तो 6 मतलब 5 और 1 6, एक ही तो जोड़ा उसमें, जब प्रिंसिपल में एक जोड़ा तब जाके अमाउंट बना 6, तो जोड़ा कितना 1, तो एक क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एक साधारण ब्याज आपका आता है 5 रुपए पर, तो 5 रुपए पर एक का ब्याज आता है, तो गुणा 100 करेंगे तो आपकी ब्याज रेट नहीं आ जाएगी, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ब्याज की दर यानी कि रेट, ठीक है। तो कितने साधारण ब्याज की दर कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी, किससे काटेंगे 5 से कितनी बार, 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20% आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं और प्रतिशत में कुल छूट क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है, लिखिए। देखिए जब आपको 3 A%, B% और C% 3 छूट जो दी रखी हैं, जो 3 है डिस्काउंट दे रखे हैं, वो एकल डिस्काउंट किसके बराबर होगी, तो जो आपकी एकल छूट होगी, इन 3 छूट को मिलाकर एकल छूट है, उसका फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस, फिर क्या करना, इसका A प्लस बी प्लस सी को जोड़ो, फिर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100, फिर माइनस, फिर ए बी सी तीनों गुणा करो और 10,000 का क्या दे दो, भाग दे दो, जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो फॉर्मूले से है, यानी कि फॉर्मूले में इसका मान रखो 15, 20 और 25, ए की जगह 15, बी की जगह 20 और सी की जगह 25 मान रखो और निकालो। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से। अब कहोगे सर इसको शॉर्ट कैसे करें, डायरेक्ट कैसे करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले से तो आप सभी कर लोगे, फॉर्मूले में तो मान रख के निकालने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा ना, तो हमें समय की क्या करनी है, बचत करनी है। हमें ऐसा है कि देखिए जो कहते हैं ना कि फॉर्मूले से नहीं डायरेक्ट कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं पे फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, कहीं पे भी शॉर्टकट भी यूज करना पड़ता है, 100 मान के भी करनी पड़ती है चीजों को और फॉर्मूले से भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कि डायरेक्ट फॉर्मूले को भूल ही जाओ, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड आता है ना तो उसमें फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ता है। देखिए अब 100 मान के हम करेंगे तो आपके पास में जो राशि है मान लो 100, उस पे पहले मान लो कि 15% का डिस्काउंट दिया, तो 15% का डिस्काउंट दिया, जब 100 पे 15 का डिस्काउंट देगा तो राशि बची कितनी, 85, 85। अब ये राशि बची है आपके सामने, तो जब 85 बाय कितना हो गया, 100 से गुणा, अब क्या बोला है, दूसरा डिस्काउंट है वो 20% का है, अब इसी पे ही डिस्काउंट 20% का देना है घटी हुई वैल्यू पे, तो इस पे 20 का देंगे तो बची कितनी, 80, पहले 100 थी अब 80 बची। इसी तरीके से आपको 25% का डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको, तो हो जाएगा 75, राशि बचेगी कितनी 75 और ये हो जाएगी 100। ये इसको काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगी मतलब घटी हुई वैल्यू, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस, छूट देने के बाद में जिस विक्रय मूल्य पर आप चीज को बेचेंगे ना, वो उसका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया। अब देखिए ये 20 से कटेगा 5 बार और ये 20 से कटेगा 4 बार, ठीक है। ये 5 से कटेगा 17 बार, ये 4 से 25 बार और ये 25 से 3 बार, तो 17 तिये 17 गुणा 3 ही तो बचा, 17 गुणा 3 कितना होता है 51। तो जब पहले कितनी थी वस्तु आपकी 100 थी, अब जब डिस्काउंट देने के बाद बची कितनी 51, तो एकल छूट, जब 3 डिस्काउंट दिए आपने 15%, 20% और 25%, तो जब छूट देने के बाद में आप 51 बचते हैं, तो छूट दी कितनी एक्चुअली में, कितनी 49। जब 100 पे 49 का डिस्काउंट मिलता है आपको, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49%, ठीक है कि नहीं आसान, एक लाइन का आंसर है ये, तो कैलकुलेशन की वजह से मैंने लिखा है, बाकी एक लाइन में आप कर सकते हो कि 17 तिये 51, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 49 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया आपका शॉर्टकट। अब फॉर्मूले से कैसे करते हैं, तो फॉर्मूले को भी मैंने बता दिया आपको, तो वो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ये आपको डायरेक्ट बताया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपए है। 315 रुपए क्या है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, सूची मूल्य, जो भी बोलो आप, ठीक है। इसे 288 में बेचा जाता है। अब इस पे डिस्काउंट दिया और एसपी आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, 288 में बेची। और जब 288 में बेचते हैं तो उसको 4% की हानि होती है। जब 288 में बेचने पर 4% की हानि होती है, मान लो, माना आपका जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितना है, 100। जब क्रय मूल्य को 4% हानि पर बेचा जाएगा, यानी कि 96 में बेचा, तो 96 में बेचेंगे तब 4% की हानि होगी। तो ये 96 की वैल्यू है आपके सामने, जो 288 है वो किसकी वैल्यू है, 96 की वैल्यू है। तो 96 की वैल्यू कितनी है, 288, जिसमें आपको 4% की हानि होती है। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288 में 96 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाता है, 96 96 96, 3 बार जोड़ेंगे तो 288 आपका आंसर आएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 100%, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य कितना माना था अपन ने, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। 3 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 300। अब इसने क्या बोला है, तो इस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपके लागत कीमत जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 300, आया कि नहीं आया। अब 300 है और आपकी जो अंकित कीमत है वो कितनी है, 315। तो जब 300 और 315, डिफरेंस कितने का, 15 का। अब 15 ज्यादा है किस पे, 300 पे। जब 300 पे 15 ज्यादा है, इसको 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में आपका आंसर आएगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। और 3 से ये 15 कटेगा 5 बार, यानी कि 5% जो कि अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 5% अधिक अंकित किया गया है। सबको समझ में आया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। आपको मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करने हैं, अधिकतम अंक क्या कितने होते हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। अधिकतम अंक आपको ज्ञात करने। आपके एग्जाम में अधिकतम अंक होते हैं कि नहीं होते, जिसमें से आप जितना नंबर लाते हो वो तो हो गए आपके प्राप्तांक, और एक होते हैं पूर्णांक, और वो पूर्णांक ही आपके क्या हो गए, अधिकतम अंक, वही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये आपकी होगी पासिंग लाइन, ठीक है। अब आप 340 नंबर पे क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि आप 340 पे पास होते हैं, लेकिन आपके नंबर कितने आते हैं, 340 से कितना कम आते हैं, वो कम आते हैं, 244 नंबर आते हैं, ठीक है। 244 नंबर लाते हो, और जो 340 से कितना कम है, तो वो आपके 12% से आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, यानी कि 12% कम है। जब 340 है आपका जो पासिंग मार्क्स है, 340, 244 नंबर लाते हो, तो आप 12% से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं कि आपने पासिंग मार्क्स से 12% कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो जब आपको 244 प्राप्त होते हैं तो 12% से फेल हो जाता है। 244 से जब 340 तक चलेंगे तो बीच में जितना भी नंबर आएगा वो 12% का मान होगा कि नहीं होगा, यानी कि 244 से 340, 244 से 340 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 56 और 40 कितना, 96। तो जो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12% की मान कितना आ जाएगा, 96। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 8, 12 8 96। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% ही तो आपका पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% यानी कि पूर्ण अंक कितना हो जाएंगे, 800। सबको आया समझ में, बहुत आसान तरीके से समझाया, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है, आपको ज्यादा कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत है, सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा कि भाई पासिंग मार्क्स हैं आपके कितने दे रखे हैं, 340 हैं, लेकिन आपके आते कितने हैं, 244। तो जब 340 नंबर लाने हैं और 244 आते हैं, तो आपके कम कितने आते हैं, 12%। और एक्चुअल में जो नंबर है वो कम कितने हैं, 96। तो 12% की वैल्यू कितनी होगी, 96। तो 12 से 96 कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सबको समझ में आ गया। तो चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। करिए इस क्वेश्चन। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 5 घंटे यात्रा करती है। तो बस की औसत गति ज्ञात
कीजिए, आपको एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है, ठीक है? जब आप एवरेज स्पीड की बात करें या औसत गति, मैं इधर लिख देता हूँ औसत गति। औसत गति अंग्रेजी में बोलें तो एवरेज स्पीड, ठीक है? तो हेलो, वो वॉइस चली गई थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है ना। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं वापस कि एवरेज स्पीड है ना, हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे। तो देखिए औसत गति, ये जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस, जितनी आपकी जो दूरी है वो, यानी कि कुल दूरी, और उस दूरी तय करने में लगा कुल समय, और आपका कुल समय का भाग दे देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए डिस्टेंस टोटल कवर कितनी करी, एक बस है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड है वो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे तक। तो आपने इस डिस्टेंस कितनी कवर करी? 180 किलोमीटर। 3 घंटे में 180 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटे, 4 घंटे, ठीक है? तो कितनी दूरी की तय करी? 200 किलोमीटर। इसी तरीके से जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितनी? 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर ये दूरी होगी, तो कितनी होगी टोटल? 200 और 450, 550, और ये हो जाएगी 630। तो टोटल 630 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर की। कितना टाइम लगा? 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी कि टोटल कितना? 12 घंटे। तो जब 12 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाता है? तो ये जाएगा 12.60 बार। बचेगा कितना? 3। 30 में कितनी बार? 2 बार, यानी कि 24। बचेगा कितना? 6। 6 में कितनी बार? 60 हो जाएगा तो 5 बार। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सभी को समझ में आ गया औसत गति, एवरेज स्पीड क्या होते हैं, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आरंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एसएससी सीएचएस एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2023 का। करिए। एक कार है 60 की, 60 से इसने स्टार्ट किया। अब हर घंटे 10-10 किलोमीटर बढ़ता जाता है। पहले घंटे मतलब 60 चले, फिर दूसरे घंटे जो कार है वो कितनी? 70, फिर 80, फिर कितना? 90, फिर ऐसे 100, फिर 110, ऐसे करते 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 आपको मतलब 1210 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो जित 1 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। जितने स्पीड से 1 घंटे में दूरी तय करेगी वही आपकी क्या हो जाएगी? इस डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 70, तीसरे घंटे में 80, चौथे घंटे में 90, पाँचवें घंटे में 100। इसी तरीके से आपको 1210 करना है टोटल, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखिए 120, 130 ऐसे लिख दिया, ठीक है? अब इनको जोड़िए, जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 और 70 कितने होते हैं? 130। 130 और 80, 130 और 80 कितने होते हैं? 210। 210 में 90 जोड़ेंगे तो 300, फिर 400, 400, 400 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 510, 510 में 120 जोड़ेंगे तो 630, 630 में 130 जोड़ेंगे तो 760 होगा कि नहीं होगा? फिर कितना हो जाएगा? 760। अब देखिए इसमें कितना जोड़ते हैं? 140। 704 में 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 900। 900 होगा। 900 में कितना जोड़ना है? 150। तो ये हो जाएगा 1050। अब 1050 में 160 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाता है? 1050 में जब 160 जोड़ेंगे तो 50 और 60 कितना होता है? 110। जब 110 और 100 कितना? 210। 210 में 1000 जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 1210 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप जब 60 की स्पीड है, 10 10 10 10 बढ़ाते बढ़ाते 160 तक जाएंगे, तो आपके जो कितने घंटे हो गए? कितने घंटे में आपने ये दूरी प्राप्त की?
तो कितने घंटे हो गए? पहला घंटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 घंटे में आपने 1210 किलोमीटर की दूरी तय करी है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 व्यक्ति 20 दिन में एक काम पूरा करते हैं, ठीक है? तो आपका जो टोटल वर्क है कितना हो जाएगा? 8 व्यक्ति हैं, वो 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 यानी कि 160, ठीक है? अब क्या हुआ है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद 5 दिनों तक उसने काम किया, जब 8 व्यक्ति 20 व्यक्ति ने 5 कितने हैं? 8 व्यक्ति। 8 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया तो काम हुआ कितना? अब कितना हो गया? 8 पंजे 40। अब 40 काम हो गया, बचा कितना टोटल? पीछे बचा कितना? 120। अब 120 काम बचा है, वो अगले 8 दिनों में करना है, ठीक है? अगर वो 8 व्यक्ति आपके 5 दिन काम करते हैं, तो पीछे 15 दिन का काम बचा उनके। तो 8 व्यक्ति हैं, वो 15 दिन मिलकर, भाई साहब एक बात समझिए, मैं क्या चाह रहा हूँ कि 8 व्यक्ति 20 दिन में एक काम को करते हैं। अब वो 8 व्यक्ति 5 दिन किसी काम को करते हैं, तो उनके 15 दिन का काम बचा ना, तो वो काम है वो आपको 8 दिनों में करना है। तो 8 दिनों में करने के लिए 8 व्यक्ति तो कर नहीं सकते, 8 व्यक्ति तो कर नहीं सकते, तो आपको व्यक्तियों को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने बढ़ाओगे? तो 120 काम को आपको 8 दिन में करना है, तो कितने व्यक्ति करेंगे? 15। 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपके 8 तो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपको जोड़ना कितना है? प्लस 7, यानी कि 7 को और व्यक्ति कितने शामिल करने पड़ेंगे? तो 7 व्यक्ति और शामिल करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रुपए 23 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 14 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो? ठीक है, अपने को तो मिलाना है, तो पहले तो क्रय मूल्य यानी कि 20% की दर से बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है। लेकिन जो उसने खरीदा कितने में होगा? मतलब 20 में बेचा तो 25% का लाभ हो गया, तो 125 की वैल्यू ये है आपकी 20। ऐसे नहीं आप समझोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सही से वापस समझा देता हूँ। देखिए, जो 25% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, ठीक है? तो 1/4 है, तो 4 की वस्तु है, जब 25% के लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने पे? 5 पर। 4 पे 1 बढ़ के बेचेंगे ना, 5। तो जब ये 5 की वैल्यू है वो कितनी है? 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो आपका जो 23 रुपए प्रति किलोग्राम का गेहूं है, 14 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ में मिलाया जाता है, तो जब उसको बेचते हैं, अगर सेम उसी भाव पे बेचेंगे तो वो कितने भाव हो जाएगा? 16 रुपए, ठीक है? और आप प्रॉफिट पे बेचोगे तो वो कितना, मतलब 25% बढ़ा के बेचोगे तो 20 में, ठीक है? तो ये 20 दे रखा है बढ़ा के, तो आपको मतलब रियल एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी थी, वो 16 हो जाएगी, ठीक है? अब इसमें लगेगा एलिगेशन। एलिगेशन आप सभी को पता है कैसे लगता है, देखिए इधर खींच देता हूं मैं लाइन। देखिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं हम। ये मान लिया आपके 23 रुपए की वस्तु, और ये होगी 14 रुपए की वस्तु, और जो है वो एवरेज आ जाएगा आपका ये 16, ठीक है? यानी कि दोनों को मिला के 16 में आपने बेची, ठीक है? 16 रुपए की आपकी, जो जब दोनों को 23 और 14 को जब मिक्स करेंगे, तो जब वो मिक्सचर है वो कितने का हो जाएगा? 16 रुपए प्रति केजी के भाव का हो जाएगा। अब उस मिक्सचर को आपको 25% के लाभ पर बेचना है, तो वो कितना पे बिकेगा? वो 20 पे बिकेगा, ठीक है? तो यही है। अब आपको इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो 16 में 14 कितना आ जाएगा? 2, और 16 में 23 में 16 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके? जो आ जाएगा 7, यानी कि 2:7 के अनुपात में आपने उनको मिलाया है, तो 2:7 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। एक पंसारी को 26 प्रति किलोग्राम और 32 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति केजी की दर बेचने पर 10% का लाभ हो सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करिए ये क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी लगाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/10। यानी कि कोई वस्तु आपकी 10 रुपए की हो, उसको 10% बढ़ा के बेचेंगे तो कितने की हो जाएगी? 11 की। तो आपको 11 की वस्तु यानी कि 10% बढ़ा के, तो जब आप 30 रुपए में बेचते हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है? जब आप 30 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं, तो आपको 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% का लाभ होता है, तो जब 30 रुपए हैं, वो किसकी वैल्यू? 11 यूनिट की वैल्यू नहीं है? 11 यूनिट की। तो 11 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 10 यूनिट जो एक्चुअल वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा? 30/11 गुणा 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो 300/10 कितना आ जाएगा आपके सामने? 300/10, ठीक है?
अब लगेगा आपका एलिगेशन। देखिए कैसे एलिगेशन लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले कितनी थी आपके 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय है, 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। अब दूसरी चाय है वो कितनी है, 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। ठीक है, अब आपको 300/10, 300/10 नहीं है, 300/11 है, 10 का तो भाग चला जा रहा है ना, 300/11 की वस्तु के साथ में मिलाना, मतलब इन दोनों को मिलाने पर जब आपके जो एवरेज मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 300/11। तो वो किस अनुपात में मिला है आपको वो अनुपात ही ज्ञात करना है। तो आप एक काम करें, तो जब आप इस पूरे को 11 से गुणा कर दें, तो जब पूरे को आप 11 से गुणा कर दें, तो जब इसको भी 11 से गुणा करेंगे, अब इसको भी 11 से गुणा करेंगे, इसको हटा देते हैं इधर से, अब इसको भी 11 से गुणा करेंगे, तो ये 11 से 11 कट नहीं जाएगा, तो कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी आपके आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जब सबको 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 260, 260 में 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है ये, 286। ठीक है, इसी तरीके से 32 को 11 से करेंगे 320, 320 में 32 जोड़ेंगे तो 352 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 286 352, तो ये तो हो जाएगा 52, और ये 286 है तो ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 और 52, 52:14 के अनुपात में जब इनको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 होता है, 14 कितना होता है 7, यानी कि 26:7 के अनुपात में आपने चाय को मिलाया है, जिससे कि आपके जो चाय का मूल्य है वो 300/11 का मिक्सर जो भी 300 रुपये में आपने बेचा है। तो जब आप उसको प्रॉफिट में बेचेंगे कितने, 10% के प्रॉफिट में, तो वो 30 रुपये प्रति केजी की वस्तु हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपको अगर एलिगेशन है वो समझ में नहीं आ रहा है तो एलिगेशन मैं आपको अलग से एक क्लास समझा दूंगा मैं, आप कमेंट में मेरे को बताइए, आपको किसी भी तरीके की कोई भी एलिगेशन से रिलेटेड कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो मैं आपको उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट वाला वीडियो लेकर आऊंगा जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाए। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 0.24 और 0.6 और 20 का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपाती की बात करें तो 0.6 यानी कि चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है BC/A। जब ए बी सी तीन मान दे रखे हैं तो आपको चतुर्थ अनुपाती उनका ज्ञात करना है, तो BC/A हो जाएगा। ठीक है, BC यानी कि 0.6 गुणा 20 का गुणा करेंगे और फिर 0.24 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो एक एक पॉइंट से तो एक पॉइंट गया, फिर इधर 0 को और जोड़ दो, 24 से ये कितनी बार, 6 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 से कितनी बार, 50 बार जाएगा कि नहीं आएगा, 50 100 के 200 होता है ना, तो 50 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, एसएससी सीएसएसएल का क्वेश्चन था। चलेंगे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे मैंने इससे दूसरे टाइप, मतलब जिसमें आपको क्या ज्ञात करना था, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई दे रखी है, कोण का मान दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हुआ कि नहीं हुआ उससे अलग क्वेश्चन। तो आपको ऐसा कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि आपको दिक्कत हो, सारे के सारे टाइप हम कवर करेंगे। ठीक है, और रही बात आप पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी, जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ, तो उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने बायो में दे रखा है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। 33 पाई सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री के कोण को अंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपके चाप की लंबाई एल बराबर, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, θ/360 गुणा पाई 2 गुणा 22/7 यानी कि पाई आर, 2 पाई आर, यही होता फॉर्मूला। चाप की लंबाई कितनी दे रखी, 33 पाई बराबर θ/360, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132/360 गुणा 2 गुणा पाई का पाई लिख देंगे ऐसे का ऐसे, आर यानी कि आर, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये 33 से ये 132 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 दूनी 8, अब 8 से 360 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 45। अब 45 इधर बटे में हो, उधर सामने जाकर किस में हो जाएगा, गुणे में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर, जो कि क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो ही पूछा गया है ऑप्शन नंबर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको तीनों भुजा दे रखी हो, अब ये तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी दो भुजाएं समान है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है। अब देखिए
ये समद्विबाहु त्रिभुज मान लो ए बी सी है, ये भुजा और ये भुजा समान है और ये आपकी असमान भुजा हो गई, तो वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और समान भुजा है वो दोनों कितनी है 5-5 सेंटीमीटर की है। तो जब आप समद्विबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास में एक तो फॉर्मूला होता है हीरोन्स हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। इन तीनों भुजाओं का योग कीजिए, इन तीनों भुजाओं का योग कीजिए, तो वो आपका आ जाएगा परिमाप। परिमाप में बट्टा 2 करेंगे, परिमाप को 2 से भाग देंगे तो आपका सेमी परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप आ जाएगा, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप है, जब अर्ध परिमाप में से अर्ध परिमाप का गुणा अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटाइए, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को घटाइए जो कि एस माइनस बी, और उसमें से तीसरी भुजा को घटा के उनका सबका गुणा करो और उसका क्या ले लो, अंडर ले लो। तो ये तो आ गया एक तरीका जो आपका निकालने का सूत्र है। जो किसी भी त्रिभुज की आपको तीनों भुजा पता हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है और उनकी जो आपको तीनों तीन भुजा पता है, तो आप जब तीनों भुजा पता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज की, तो आप उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, वो समद्विबाहु त्रिभुज का ही है। ठीक है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, b/4 रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ये हो जाएगा b/4 माइनस b²। तो b/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b/4 यानी कि 8 दे रखा है b का मान, जो असमान भुजा है उसको b, और a का मतलब समान भुजा है तो 8। b/4 यानी कि 8/4 रूट, फिर 4a² यानी कि 4 गुणा a² कितना हो जाएगा, a कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 25, माइनस फिर b है, b कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64। तो देखिए अब इधर आपकी मैं जगह कर देता हूं। हाँ, देखिए अब देखिए 8/4 है तो 4, 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, रूट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या देर का 4 का 25 में गुणा करेंगे तो 100, माइनस 64, 2√36, 100 में 64 घटाएंगे 36। अब 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 का, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 2 गुना 6, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आएगा कि नहीं आएगा, तो जो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही है सब, ठीक है, इसका ध्यान रखें, सेंटीमीटर स्क्वायर है सब। तो आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, जो सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, तो आपको शंकु का आयतन, क्या शंकु है उसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना होता है 1/3 पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच, यही होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके आधार का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसके जो आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ये जो आयतन है वो 196 पाई है। ठीक है ना, इधर आप पाई कर देना, 196 पाई 196 पाई दे रखा है ना, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो इसके आधार का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसकी लंबवत ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो लंबवत ऊंचाई यानी एच का मान ज्ञात करना है, बाकी सब आपको दे रखा है। कितना वॉल्यूम आपको दे रखा है 196 पाई बराबर 1/3 पाई को एज इट इज लिख देंगे, गुणा आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 7 गुणा एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, 7 7 कितना होता है 49, 49 को जब ये 196 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक व्यंजक है 1-2+3-4+5-6, ऐसे चलता 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 6 पद 100 यानी कि 100 पदों तक है आपके। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि टिपिकल है बहुत, तो मतलब ऐसे
डाटा नहीं लग रहा है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसे लग रहा है 1 - 2 + 3 - 8 फिर 100 तक कैसे ज्ञात करेंगे? वो देखिए आप 2-2 का जोड़ा बनाइए। जब 2-2 का जोड़ा बनाएँगे तो बनेंगे जोड़े आपके पास में कितने बनेंगे? 50। भाई साहब जब 2 से 100 तक यानी कि 1 से 100 तक जोड़े बनाएँगे 2-2 के तो 50 जोड़े तो बनेंगे। तो इन जोड़ों को उठाइए और इनका सोल्व करिए। 1 - 2 कितना हो जाएगा? जब 1 - 2 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। जब 3 - 4 कितना हो जाएगा तो ये भी -1, ये भी -1। ऐसे करते-करते ये करते-करते 50 बार नहीं होगा? 50 बार नहीं होगा -1 -1 -1। तो जब 50 बार -1 है तो -1 का 50 से गुणा करेंगे तो -50 आपका आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया? जब ये -1 -1 -1 ये 50 जोड़े हैं तो 50 आएँगे ना, तब उनको 50 को जोड़ेंगे -50 -1 -1 को 50 बार जोड़ेंगे तो -50 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 38 को 7 से भाग दिए शेषफल क्या आ जाएगा? ये तो आप कर लोगे, लेकिन ये 38 नहीं है। ये 38 नहीं है, 3 की पावर 8 है ये। 1 मिनट में 3 की पावर 8 यानी 8 की घात 3 की घात 8 है और उसको 7 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा? अब करिए इस क्वेश्चन को। एक चीज़ आपको पता होगी कि a की पावर m गुणा b की पावर a की पावर n, a की पावर n m गुणा a की पावर n। तो जब आपके जो आधार हैं, ये आधार हैं, जब आधार समान हैं क्या था? जब आधार समान है, मान लो a और ये आधार आपके समान हैं, क्या दे रखा था? a की पावर m गुणा b की पावर b नहीं है, सॉरी, वापस मैं b लिख रहा हूँ इधर, फिर से बता देता हूँ। देखिए a की पावर m गुणा a की पावर n। तो जब आपके जो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? ये तो पढ़ा होगा आपने। a की पावर कितनी हो जाएगी? m + n होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो जब ये 3 की पावर 8 है, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब इसको 7 से भाग करना है तो कितना शेषफल आएगा? जब 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27। 27 को 3 बार और गुणा करेंगे तो 3 की पावर 4 कितनी आ जाएगी? 81 आएगी कि नहीं आएगी? अब 81 गुणा 81 है कितना? 7 बार। अब 7 को पहले 81 में भाग दो, कितना शेषफल आता है? 7 को 81 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 77 बार, तो शेषफल कितना आएगा? 4। फिर 7 को 81 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? फिर से 4। फिर उसको 7 से भाग देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 16, और 16 को 7 से भाग देंगे कितनी बार जा रहा है? 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया? 2। 2 क्या हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। पूछा तो यही था, 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए। मान लो कि आपके एक कार्यालय है, उसमें 100 कर्मचारी है, 100 मान लिया, ठीक है। अब देखिए 100 मानने के बाद में 70% कर्मचारी पुरुष हैं। 70 पुरुष हैं तो 30 क्या होगी? आपकी महिला होगी कि नहीं होगी? 70 पुरुष हैं तो 30 महिला होगी। अब इसने बोला है कि 70 पुरुषों में 70 जो पुरुष है ना, उसके भी 70% पुरुषों ने क्या? अनुज को मत दिया है। तो 70 के 70% ने अनुज को मत दिया है तो कितने प्रति 70 का 70% कितना होता है? 70 का 10% 7। तो 7 गुणा और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70% आ जाएगा, नहीं आएगा? वो आ जाएगा आपका कितना? 49। ठीक है। इसी तरीके से जब 30 महिला हैं, 30 जब आपके 100 टोटल माना था जिसमें 70 पुरुष हैं और महिला कितनी है? 30। अब 30 का 30% निकालना है तो कितना है? 30 का 10% 3, तो 30% कितना हो जाएगा? 9। तो आपको जब ये जो मान आएगा कि अनुज को वोट किन-किन ने दिया है, तो 49 तो पुरुष और 9 महिलाएँ। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आएगा कि नहीं आएगा? टोटल कितने कर्मचारी थे? 100 कर्मचारी। जो 100 कर्मचारी में से 58 कर्मचारियों ने अनुज को वोट दिया है, तो कितने प्रतिशत ने वोट दिया है? गुणा 100, प्रतिशत निकालेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा? 58% ने वोट अनुज को दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही है। तो कितनों ने नहीं दिया है? तो 42% ने नहीं दिया। ठीक है। तो अगर नहीं दिया का पूछते तो कितनों ने नहीं दिया? तो 42% ने नहीं दिया। बिल्कुल आसान, ऐसे ही आपको करना है। कल करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो मित्र हैं ए और बी, एक व्यवसाय में 3 और 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है। देखिए करिए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ए ने 2 महीने पहले अपना निवेश वापस ले लिया। अब देखिए ए और बी है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसने 3
कि 3 का हिस्सा इसका है और 4 हिस्सा इसका है। इन्होंने अपनी राशि निवेश की। अब क्या होता है, निवेश तो 12 महीने के लिए की है, लेकिन ए है वो 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस लेता है, तो ए ने कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। अब देखिए, बी ने अपना हिस्सा 12 महीने तक पूरा रखा, यानी कि 12 महीने तक उसने करा, ठीक है? तो जब आपको पता है कि जो प्रॉफ़िट है वो उसके जो किस अनुपात में उन्होंने राशि को निवेश किया है, जो उनका अनुपात निकल कर आएगा, और भाई जिस अनुपात में आप राशि को निवेश करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और कितने समय के लिए? इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, और जितने समय के लिए आप निवेश करते हो ना, उसी समय, और जब उस इन्वेस्टमेंट का गुणा करते हो, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का गुणा करने के बाद में जब अनुपात लेते हो, तो उसी अनुपात में आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉफिट है वो बँट जाएगा, ठीक है? तो 3 गुणा 10 है, ये आपका 3 यूनिट आपके क्या था इसका ए का इन्वेस्टमेंट, और 4 यूनिट किसका इन्वेस्टमेंट है, जो बी का इन्वेस्टमेंट है आपके जो व्यवसाय में निवेश किया, ठीक है? तो जब निवेश है, इसने 10 महीने तक, इसने 12 महीने तक, तो जब इसको काटा-पीटी करेंगे, तो ये 3 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। ये 2 से कटेगा 2 बार, और ये कटेगा 5 बार, ठीक है? तो 5 इसका तो कितना हो जाएगा, 5 हिस्सा, और इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 हिस्सा। तो जो प्रॉफिट है इसी अनुपात में आपका बटेगा, और 5 और 3 कितना होते हैं? 8 और 5 कितना होता है? 13। तो 13 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 2600। देन टोटल प्रॉफिट कितना है? 2600। तो 13 की अंदर 26, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2600 में 13 का भाग देंगे तो कितने बार जाओगे? 200 बार। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ए के लाभ का हिस्सा पूछा है, तो ए के लाभ का हिस्सा 200 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपए। आएगा कि नहीं आएगा? 1000 रुपए क्या हो जाएगा? ए का हिस्सा, जो कि प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया सबको? बिल्कुल। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 17 कैसे आ गया? 19, हाँ, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, कैसे दिखता है देखिए। ठीक है, अब इस चतुर्भुज है, मान लो ये हो गया ए, ये बी, सी, डी, ठीक है? ये दोनों भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है? समांतर होती है। ये दोनों भुजा समांतर हैं, और ये इसके बीच की दूरी हो गई, ठीक है? ये इसके बीच की दूरी हो गई, जिसको लंब डालते हैं, ये बीच की इसके दूरी आ गई, ठीक है? इसी तरीके से इधर भी अब लंब डालेंगे, तो ये भी इसके बीच की क्या हो जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है? अब देखिए, इसने क्या बोला है कि जब इस ये h हो गई, डिस्टेंस लिख देना, ये h1 h2 जो भी है, तो जो समांतर, अच्छा, समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये बड़ी भुजा है तो ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और ये छोटी भुजा है तो कितने हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो उनके बीच की दूरी कितनी है? ये 16 है। ये कितनी है? 16। बीच की डिस्टेंस कितनी है? उनकी जो लंबाई है बीच की, वो कितनी है? 16 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करते हैं, एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। लिख देता हूं मैं, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई या उनके बीच की, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना होता है? 8 और 16। 8 और 16 यही तो है, नहीं 8 और 12 है, सॉरी। 8 और 12 कितने हो गए? 20। गुणा 16 क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। 2 से कटेगा 10 बार, 10 को 16 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सबको समझ में आ गया? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो कौन सा लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दूसरी इंक में मैं लिखता हूँ, इधर आपके इधर यूज कर लेते हैं अपन पिंक। देखिए, जो फॉर्मूला है आपके सामने वो कितना है? देखिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
और इसके साथ में गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो जो रिजल्ट बन के आएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आपके बीच में आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला इधर यूज करना है। अब देखिए यही तो है सेम टू सेम जो मान है, जो यही तो दे रखा है 4.6 की पावर 4, 5.4 की पावर 4, 24.84। जब इन दोनों का 4 6 और 5 4 का जब गुणा करेंगे तो जो आपके सामने रिजल्ट निकल के ये आएगा 2484। तो इसका स्क्वायर किया तो मान तो यही है। और जब इसको इससे भाग दे देंगे तो आपके सामने जो निकल के क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और ए बी का होल स्क्वायर को जब इससे भाग दे देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे भाग दे देंगे तो आपके सामने रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकल के नहीं आएगा, यही तो आएगा। तो जब ये रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा तो जो आपके दे रखा कितना है ये है, तो इससे जब इसको काटोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकल के आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर। अब जो निकल के क्या आएगा माइनस जो ए बी है वो कितना हो जाएगा 24.84, यानी कि 84 को माइनस करना। अब देखिए अब कैलकुलेशन करनी है, 4.6 है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होता है 46 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 2116, 2116 तो कितना आ जाएगा 21.16। एक संख्या के बाद पॉइंट है, जब दो बार गुणा करेंगे 4.6 तो दो संख्या से पहले गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब 5.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 54 का स्क्वायर कितना होता है, 54 का स्क्वायर होता है 2916, तो 2916 कितना हो जाएगा 29.16। अब इसमें से जब 24.84 को घटा दोगे, 24.84 को इसमें से घटा दोगे, इन दोनों को जोड़ के 24.84 को घटा दोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब 2116 को 2916 में जोड़ेंगे तो कितना होता है देखिए, 29 और 31 21 कितना होता है 29 और 21 कितना हो जाएगा 50 50 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6। देखिए मैं इधर जोड़ देता हूं, मैं कितना हो जाएगा 6 और 6 12 हासिल 1, ठीक है। एक और एक 2 और एक 3 हो जाएगा 3 2 पॉइंट। इधर कितना आता था 21 और ये 50 हो गया, माइनस इसमें से घटाना कितना 24 84, ठीक है यही तो घटाना है। अब जो आपके सामने वैल्यू निकल कर कितनी आपको दिख तो रहा है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, कोई नहीं आपको नहीं दिख रहा है तो ये इसको हटा देते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए कितना आया था आपके सामने, वो निकल के आया था 50.32 माइनस 24.84। अब इसको इसमें से घटाना है तो 12 में से 4 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब जब इधर कितना बचा, अब 2 ही बचा, तो 2 यानी कि 12, 12 में से 8 गए तो पीछे कितना बचा 4 यानी 48 पॉइंट। अब इधर कितना है 9 है, 9 है, जब 9 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, ठीक है। अब इधर बचा कितना 4, 4 में से 2 गए तो बचेगा कितना 2, यानी कि 25.48 क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से बड़े प्यार से मैंने बड़े मतलब अच्छे तरीके से जो जो तरीका जितना भी आसान तरीका हो सकता था समझाने का उस तरीके से मैंने समझाया है। ये 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन सबको बड़े ध्यान से देखा होगा और आप सभी अपना कितना स्कोर होता है उस स्कोर को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरीके से आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, आपको भी बड़ा फायदा होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको ऐसे सामने से बोर्ड पे पढ़ा सकें, ठीक है। तो आप सभी इसका जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बने स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।